हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और हमारी माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज चली हुई है। माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज में एग्रीगेट सप्लाई कर्व की बात हम आज करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में एग्रीगेट डिमांड की बात करी थी हमने और आज हम करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की बात। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। एग्रीगेट सप्लाई इज अ टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल आउटपुट जो कि एक फर्म चाहती है प्रोड्यूस करना एट ईच पॉसिबल प्राइस लेवल। डिफरेंट प्राइस लेवल पे कितना आउटपुट कोई फर्म प्रोड्यूस करना चाहती है वो हमें बताती है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिपिक्ट्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी प्रोड्यूस फॉर सेल इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में सेल करने के लिए कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाएगी एट वेरियस प्राइस लेवल, ये हमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व बताती है। ऑल अदर फैक्टर दैट अफेक्ट एग्रीगेट सप्लाई बीइंग हेल्ड कांस्टेंट, यानी कि प्राइस के अलावा और जो भी फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं वो कांस्टेंट मान के हम चलते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होती है, अगर हम वाई एक्सिस पे प्राइस माने और एक्स एक्सिस पे एग्रीगेट आउटपुट माने तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताती है हमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये एक जर्नल फॉर्म होती है एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, ये एक जर्नल शेप होती है एग्रीगेट सप्लाई कर्व की। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बात करी थी कि डिफरेंट प्राइस पे कितना कितना आउटपुट डिमांडेड किया जाएगा इकोनॉमी के द्वारा, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व। ओके, अब प्रॉब्लम यह है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व की केस में डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के डिफरेंट ओपिनियन थे। अगर हम क्लासिकल की बात करें तो क्लासिकल का मानना था कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होती है वो वर्टिकल होती है, लेकिन अगर हम केन्स की बात करें तो केन्स का मानना था कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होती है शॉर्ट रन में, और उसके बाद जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाती है तब वो वर्टिकल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्लासिकल का मानना था कि इकोनॉमी जो होती है हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे रहेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़े टाइम के लिए वो अनइक्विलिब्रियम पे चली जाए, लेकिन उसी टाइम वेजेस, प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्क करेंगे और इकोनॉमी को वापस फुल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में ले आएंगे। अगर आपने क्लासिकल वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा मैं, क्लासिकल वाली वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। और उसके बाद केन्स की भी बात हमने करी थी, इन दोनों की वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कर्व बता रही है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में है और ये मैक्सिमम आउटपुट है जिसे हम पोटेंशियल आउटपुट भी कहते हैं, इसे हम पोटेंशियल जीडीपी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसे पोटेंशियल जीडीपी? क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट है। अगर इससे ज्यादा हम डिमांड बढ़ा भी दें तब भी हम और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। हमें हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो कैपिटल है, जो लेबर है, वो फुली एम्प्लॉयड है, इससे ज्यादा हम नहीं ला सकते। तो अगर हमारी डिमांड कर्व ये है और अगर डिमांड बढ़ गई तो इससे क्या होगा? सिर्फ प्राइस इंक्रीज होगा। ओके, सिर्फ प्राइस इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज क्योंकि हम नहीं कर सकते। हमारे पास लेबर भी फुली एम्प्लॉयड है, कैपिटल भी फुली यूटिलाइज्ड है और रिसोर्सेज भी फुली यूटिलाइज्ड है। तो ये कहना था क्लासिकल्स का। वहीं पे केन्स ने बात करी थी 1936 की स्टडी पे। केन्स की जो थ्योरी आई थी वो 1936 के आसपास आई थी और उस टाइम चल रही थी डिप्रेशन की सिचुएशन, यानी कि इकोनॉमी में जो था अंडर यूटिलाइज्ड कैपिटल पड़ी थी, अनएम्प्लॉयड लेबर पड़ी थी, अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज पड़े थे। तो केन्स का कहना था कि इकोनॉमी में अगर हम डिमांड बढ़ा भी दें तो प्राइस इंक्रीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लेबर अंडर यूटिलाइज पड़ी है, बहुत सारी लेबर अनएम्प्लॉयड है। तो अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा? हमारा प्रोड्यूसर और लेबर हायर कर लेगा और उसे लेबर हायर करने के लिए उसे उतना ही वेज देनी पड़ेगी जितनी वो पहले वाले को दे रहा था, क्योंकि ये लेबर क्या है? अनएम्प्लॉयड पड़ी है। इसी तरह बहुत सारी कैपिटल अनयूटिलाइज पड़ी है, रिसोर्सेज अनयूटिलाइज पड़े हैं, तो वो उसे नॉर्मल प्राइस ही देना पड़ेगा। इसकी वजह से जो पहले प्राइस दे रहा था वही वो पे करेगा और प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगे, जबकि आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आ गई, पोटेंशियल जीडीपी पे हम पहुंच गए, पोटेंशियल आउटपुट पे हम पहुंच गए, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व बढ़ती है तो हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये पहले पी प्राइस था तो ये P1 हो जाएगा। तो केन्स का मानना था कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व पहले हॉरिजॉन्टल रहती है फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले, उसके बाद लॉन्ग टर्म में वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल हो जाती है। लेकिन क्लासिकल का मानना था कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा वर्टिकल रहती है, क्योंकि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही रहेगी। जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ी जाएगी। लेकिन क्लासिकल फेल हो गए थे जब डिप्रेशन की सिचुएशन आई थी 1930s में, तब वहां पे केन्स जी आए थे। तो यहाँ पे कंसेंसस नहीं बन रहा था कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होगी कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होगी। तब यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकाला गया और माना गया कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐसी शेप में होगी, उसमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी होगा, उसमें इंटरमीडिएट सेक्शन भी होगा, यानी कि वर्टिकल होने से पहले वाला सेक्शन भी होगा और उसमें वर्टिकल सेक्शन भी होगा। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व में 3 सेक्शन माने गए। एक था हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट जो कि केन्स का पार्ट था, जैसे केन्स ने बताया था कि हॉरिजॉन्टल रहेगी, तो इसे हम केन्शियन रेंज भी कहते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज भी कहते हैं।
दूसरा था इंटरमीडिएट रेंज, और तीसरा था हमारा हाईली स्टीप रेंज, जिसे हम क्लासिकल रेंज भी कहते हैं, क्योंकि क्लासिकल ने बात करी थी वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व की। अब 3 रेंज की हमने बात करी, हॉरिजॉन्टल रेंज, इंटरमीडिएट रेंज एंड हाईली स्टीप रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मैंने आपको बताया कि ये वो सिचुएशन होगी जब डिप्रेशन की सिचुएशन चल रही होगी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इस टाइम बहुत कम होगी, इकोनॉमी में अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज पड़े होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी, कैपिटल अंडर यूटिलाइज होगी, रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज होंगे। ओके, तो अगर हम डिमांड बढ़ा भी दें तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी लेकिन प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम केन्स रेंज भी कहते हैं। केन्सियन रेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि केन्स ने हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई कर्व की बात करी थी, और इसी सिचुएशन में डिप्रेशन की सिचुएशन होती है, क्योंकि बहुत सारी कैपेसिटी आइडल पड़ी होती है। किस फॉर्म में? अनएम्प्लॉयमेंट लेबर की फॉर्म में, अनयूटिलाइज मशीनरी की फॉर्म में, एंड अदर कैपिटल इक्विपमेंट जो अनयूटिलाइज पड़े होते हैं उस फॉर्म में। तो इस केस में क्या होता है, इकोनॉमी एक्सपेंड कर सकती है इसका प्रोडक्शन विदाउट फेजिंग मच राइज इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बिना ज़्यादा इंक्रीज किए भी हमारी इकोनॉमी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती है। तो एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी लेकिन प्राइसेस इतना इंक्रीज नहीं होंगे। उसके बाद आती है हमारी इंटरमीडिएट रेंज। अब इंटरमीडिएट रेंज में क्या है, देखिए इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर होते हैं। ओके, बहुत सारे सेक्टर में बहुत टाइप की लेबर होती है। कुछ सेक्टर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हमें स्किल्ड इंजीनियर चाहिए, स्किल्ड इंजीनियर चाहिए। अब एक बार हमने जितने भी स्किल्ड इंजीनियर हैं वो हमने लगा लिए, लेकिन अगर हमें और इंजीनियर की जरूरत है तो हमें पहले उन्हें स्किल्ड करना पड़ेगा। तो यानी कि और इंजीनियर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट जल्दी आ जाता है और हमें और लेबर हायर करना और स्किल्ड इंजीनियर हायर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर दूसरी सेक्टर की हम बात करें, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर है, अब टेक्सटाइल सेक्टर में क्या होता है, बहुत सारी अनस्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, वहाँ पे इतनी स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं होती, तो जितना चाहे हम उतनी लेबर हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट बहुत लेट आता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट जल्दी आ जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस बढ़ेंगे, वहीं पे टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस इतने नहीं बढ़ेंगे। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे कुछ सेक्टर में प्राइस इंक्रीज हो रहे होते हैं लेकिन कुछ सेक्टर में प्राइस इतने इंक्रीज नहीं हो रहे होते। तो इंटरमीडिएट रेंज में प्राइस इंक्रीज होते हैं पर थोड़ी मात्रा में होते हैं, वो भी उन सेक्टर की वजह से जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट पहले आ गई है। तो अगर हम इंटरमीडिएट रेंज की बात करें, इस केस में आउटपुट इंक्रीज हो सकता है बट प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अटेन साइमल्टेनियसली। फुल एम्प्लॉयमेंट साइमल्टेनियसली नहीं आता ऑल इंडस्ट्री में और ना ही ऑल टाइप ऑफ वर्कर्स में। सम इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ इंडस्ट्री जो है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल फील कर सकते हैं, जैसे इस केस में हमने शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड इंजीनियर फेस कर रहे थे, तो इस वजह से भी प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आने से पहले। उसके अलावा क्या हो सकता है, डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी हो सकता है। देखिए जैसे जैसे हम ज़्यादा लेबर हायर करते चलते हैं, लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता चलता है। मान लीजिए पहले एक लेबर लगी थी और वो 10 यूनिट की प्रोडक्शन कर रही थी, अगर किसी प्रोड्यूसर ने 2 लेबर लगा ली तो प्रोडक्शन 20 यूनिट की होनी चाहिए, लेकिन वो 18 यूनिट की हो जाती है। तो क्या हुआ, यहाँ पे वो 1000 रुपये वेजेस दे रहा था एक लेबर को, यहाँ पे 2000 वेजेस दे रहा है 2 लेबर को। वेजेस उतने ही रहे, वेजेस इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका इंक्रीज हो गया। पहले 10 यूनिट मिल रही थी उसे 1000 में, अब 2000 में सिर्फ 8 यूनिट ही एक्स्ट्रा मिली है उसे। तो यानी कि यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी वर्क करना शुरू कर देता है। तो ये थी इंटरमीडिएट रेंज। अब हम बात कर लेते हैं हाईली स्टीप रेंज की, जिसे हम क्लासिकल रेंज भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी इंडस्ट्री क्या आ चुकी हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे आ चुकी हैं, यानी कि पोटेंशियल जीडीपी पे हम पहुंच चुके हैं। अब इससे ज़्यादा आउटपुट इंक्रीज नहीं किया जा सकता डिमांड बढ़ने पे। अगर इससे ज़्यादा आउटपुट की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, सिर्फ प्राइजेस ही बढ़ेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व पोटेंशियल जीडीपी से आगे चली जाती है, पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा चली जाती है। वो किस केस में हो सकता है, वो हो सकता है कि अगर मान लीजिए हमारा प्रोड्यूसर ओवर टाइम पे करना शुरू कर दे वर्कर्स को, अगर वो 8 घंटे काम करते थे तो 12 घंटे काम करना शुरू करवा ले उनसे और उनको ज़्यादा प्राइजेस दे। उसके साथ साथ नाइट शिफ्ट लगाना शुरू कर दे वो, या फिर वर्किंग डेज बढ़ा दे एक वीक में। मान लीजिए पहले 5 डेज ए वीक काम करते थे, अब 6 डेज ए वीक काम करना शुरू करवा दें। या फिर इकोनॉमी में वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्क फोर्स एंटर कर जाए, तब इससे क्या हो सकता है, इकोनॉमी में लेबर फोर्स एंटर करी है तो इससे आउटपुट इंक्रीज हो सकता है।
तो कई बार पोटेंशियल जीडीपी से आगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व जा सकती है, लेकिन वो कौन से केस होंगे, ये जो मैंने आपको बताया इस केस में हो सकता है। तो हाईली स्टीप रेंज को हम क्लासिकल रेंज भी कहते हैं, मैंने आपको बताया। यहाँ पे आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुंच जाता है और जिसे हम पोटेंशियल जीडीपी भी कहते हैं। अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट में फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी काम कर रही होती हैं, यानी आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो इकोनॉमी में, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल एग्जिस्ट करती हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, जब कोई लेबर एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में शिफ्ट करती है, उसके बीच का टाइम में जो अनएम्प्लॉयड रहता है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वहीं पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो गया और उस टेक्नोलॉजी को चलाना आपको नहीं आता, तो आप किसी और इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उस शिफ्टिंग के बीच का जो टाइम होगा उसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब क्या हुआ, बूम के टाइम, यानी कि इकोनॉमी में अगर बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, बूम की सिचुएशन है, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक्सपेंड हो सकती है बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। और वो कब होगी, मैंने आपको बताया, अगर ओवर टाइम चल रहा है, नाइट शिफ्ट बढ़ा दिया आपने, वर्किंग डेज बढ़ा दिए, या फिर वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्कफोर्स एंटर कर गई इकोनॉमी में, तब हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व पोटेंशियल जीडीपी से भी आगे चली जाती है। तो ये बात करी हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व की। हमने बात करी कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व में 3 रेंज होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज, इंटरमीडिएट रेंज एंड हाईली स्टीप रेंज, और ये शेप है एग्रीगेट सप्लाई कर्व की। अब हम बात करेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट कब कब होती है। देखिए, जब हमने डेफिनेशन की बात की थी, हमने माना था कि प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर जो भी एग्रीगेट सप्लाई को या आउटपुट को इफेक्ट कर सकते हैं वो हमने कांस्टेंट रखे हैं। अब देखिए, किसी भी वजह से अगर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, यानी कि हमारे प्रोड्यूसर को आउटपुट प्रोड्यूस करने में कम कॉस्ट देना पड़ रहा है, तो क्या होगा, सेम प्राइस पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये प्राइस था तो पहले आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था ये y, जबकि अब आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है y1। सेम प्राइस पे हमारा प्रोड्यूसर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसका यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। वहीं पे ये यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ये आ गई हमारी नई एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट डिक्रीज हो गया, y से y2 हो गया। तो अगर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। देखिए, पहला फैक्टर है वेजेस। अगर मान लीजिए इकोनॉमी में वेजेस इंक्रीज हो गए, और वेजेस इंक्रीज होने से क्या होगा, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, और यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। वहीं अगर इकोनॉमी में वेजेस कम हो गए तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वेजेस कम होने से यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। दूसरा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर सकता है वो है प्राइसेस ऑफ इनपुट। इकोनॉमी में जो हम इनपुट खरीद रहे हैं, कैपिटल खरीद रहे हैं, या जो भी हम इनपुट्स खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, अगर उनका प्राइस कम हो जाता है तो यानी कि प्रोड्यूसर के लिए यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। वहीं पे अगर इनपुट का प्राइस बढ़ गया, हमें रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, कैपिटल महंगी मिल रही है, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तीसरी फैक्टर जो होता है वो चेंज इन टेक्नोलॉजी है। इकोनॉमी में अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो गई, यानी कि हम सेम फैक्टर यूज करके ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने से हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे, ज़्यादा सप्लाई करने से एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि सेम प्राइस में हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ज़्यादा आउटपुट सप्लाई कर पा रहे हैं। फोर्थ फैक्टर है बिजनेस टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अगर टैक्स लग जाएगा तो यानी कि यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। वहीं पे अगर सब्सिडी मिलेगी तो यानी कि यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, और अगर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है रिसोर्सेज। अगर इकोनॉमी में मान लीजिए रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, अब रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए हैं तो यानी कि वो रिसोर्सेज हमें सस्ते मिलेंगे, और रिसोर्सेज अगर सस्ते मिलेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम देना पड़ेगा। इसी रिसोर्सेज में आता है लेबर फोर्स। अगर मान लीजिए लेबर फोर्स इंक्रीज हो गई पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से, तो क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें वेजेस कम देने पड़ेंगे इस केस में। तो ये सब था एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में। एक बार इसकी क्विक रीजन हम ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन की बात करी। एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या बताती है कि डिफरेंट प्राइस लेवल पे कितना कितना गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है हमारे सप्लायर के द्वारा। उस रिलेशन को एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमें बताती है। यहाँ पे अदर फैक्टर्स हमने कांस्टेंट रखे हैं, यानी कि प्राइस के अलावा और जो भी फैक्टर एग्रीगेट सप्लाई को इफेक्ट कर सकते हैं वो हमने कांस्टेंट रखे हैं। तो ये शेप आ गई थी एग्रीगेट सप्लाई कर्व की। क्लासिकल का मानना था कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होगी। केन्स का मानना था कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आता तब तक हॉरिजॉन्टल होगी और उसके बाद वर्टिकल होगी।
फिर जाके इन दोनों के बीच में कंसेंसस बना कि भाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व में 3 पार्ट होंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, इंटरमीडिएट रेंज एंड हाईली स्टीप रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कहेंगे केन्स रेंज, इंटरमीडिएट रेंज होगी उसके बाद, और उसके बाद हाईली स्टीप रेंज को हम कहेंगे क्लासिकल रेंज। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि हॉरिजॉन्टल रेंज को केन्सियन रेंज कहते हैं, इसमें डिप्रेशन की सिचुएशन होती है और बहुत सारी कैपेसिटी क्योंकि आइडियल पड़ी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट लेबर होती है, अंडर यूटिलाइज मशीनरी होती है, अंडर यूटिलाइज कैपिटल इक्विपमेंट होता है। तो इस वजह से आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं बिना प्राइस को इंक्रीज करें। वहीं पे अगर क्लासिकल रेंज की बात करें तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट पहुंच चुका होता है, यानी कि पोटेंशियल जीडीपी की सिचुएशन आ चुकी होती है। एग्रीगेट सप्लाई कर इससे आगे भी जा सकती है, पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओवर टाइम लेना पड़ेगा, नाइट शिफ्ट लगवानी पड़ेगी, वर्किंग डेज कम करने पड़ेंगे, या फिर इकोनॉमी में वुमेन एंड चाइल्ड लेबर इंक्रीज हो जाए, इस वजह से भी एग्रीगेट सप्लाई कर इंक्रीज हो सकती है। वहीं पे इंटरमीडिएट रेंज में मैंने आपको बताया था कि सारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एक साथ नहीं आता, कुछ सेक्टर में फुल एम्प्लॉयमेंट आज जल्दी आ जाता है, कुछ में लेट आता है। जिन सेक्टर में फुल एम्प्लॉयमेंट जल्दी आ जाएगा उनकी वजह से प्राइस इंक्रीज होना इंटरमीडिएट रेंज में ही शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा किस वजह से प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्ट और फैक्टर की वजह से भी प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, या फिर रॉ मटेरियल की कमी आ जाती है कुछ सेक्टर में, तो उसकी वजह से भी इंटरमीडिएट रेंज में प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमने बात की थी कि शिफ्ट एग्रीगेट सप्लाई कर्व में कब हो सकता है, जब यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट फॉर शिफ्ट होगी। उसी तरह अगर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम ही प्राइस पे बढ़ जाएगा तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अफेक्ट कर सकते हैं, वो थे वेजेस, प्राइस ऑफ इनपुट्स, चेंज इन टेक्नोलॉजी, बिजनेस टैक्सेस एंड सब्सिडीज और रिसोर्सेज। तो ये सब था एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में। आई होप आप लोगों को एग्रीगेट सप्लाई कर्व पता लग गई होगी कि क्या होती है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज राइट अस इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।